ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के पहली राष्ट्रीय कार्य समिति के इस आयोजन के ओजस्वी संचालनकर्ता और इस संगठन के राजनीतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार आईएमए के पूर्व अध्यक्ष, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, इस मौके पर उपस्थित इस आयोजन के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता धर्माचार्य, हम लोगों के समाज के लिए निसंदेह एक गौरव के प्रतीक आदरणीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, इस मौके पर उपस्थित संगठन के महामंत्री मनोज श्रीवास्तव जी, संगठन की प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन जी, हमारे परम मित्र और कायस्थ आंदोलन के लंबे समय के सहयात्री नेतृत्वकर्ता आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के महासचिव अभय सिन्हा जी, संपूर्ण क्रांति मंच के बिहार के अध्यक्ष और इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मुख्य समन्वयक संजय कुमार सिन्हा जी, हमारे संगठन की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना, नृत्य निर्देशिका आदरणीय मर्यादा कुलश्रेष्ठ जी, हमारे लंबे समय से कायस्थ आंदोलन के सहयात्री और इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिय रंजन जी, देश की आर्थिक राजधानी जिस राज्य में अवस्थित है महाराष्ट्र के अध्यक्ष और इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमार शिशिर सिन्हा जी, इस सभागार में हम लोगों के लिए ये गौरव का क्षण है कि हमारे परम मित्र अशोक सक्सेना जी यहाँ उपस्थित हैं, जो मुंबई से इस आयोजन में केवल इसलिए आए हैं कि एक भावनात्मक जुड़ाव उनका कायस्थ आंदोलन के साथ रहा है और एक साक्षी भी रहे हैं और उसके आसपास ही इन्होंने भगवान चित्रगुप्त की आरती जो रिकॉर्ड कराई थी, आज उस रिकॉर्ड को आपने सुना और भगवान चित्रगुप्त को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे अलग अलग जो विंग्स हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारीगण और हमारे अंतर्राष्ट्रीय 2 करोड़ मिशन के नेपाल के प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार दास जी हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का आभार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप एक इतिहास के स्वर्णिम पड़ाव पर आज आप खड़े हैं। देखिए, कायस्थों के इतिहास के एक दोराहे पर आप खड़े हैं। आपको चुनना है वो रास्ता। एक तरफ निरंतर पतन की अतल गहराइयां हैं, दूसरी तरफ भविष्य के अनेक सुनहरे पन्ने आप लिख सकते हैं। एक विकल्प वहां है
और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास दो विकल्प हैं तो दूसरा विकल्प चुनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की स्थापना ही इस उद्देश्य के लिए की गई है कि जो भारतीय इतिहास में हमारी विभूतियों का जो योगदान है, जो उनका समर्पण है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, विचारधारा को लेकर के जो उनका त्याग और उत्सर्ग है, उन्होंने इस देश को सदियों से नेतृत्व दिया है और आज कहीं ना कहीं आप हाशिए पर खड़े हैं। आज मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सिन्हा जी की कल पुण्यतिथि थी और शायद इतिहासकारों ने भी बहुत ईमानदारी के साथ उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का मूल्यांकन नहीं किया और न राजनीतिक दलों ने उनकी अहमियत को लोगों के सामने रखने का काम किया। दरअसल बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस राज्य की जितनी बड़ी आज धरोहर, जो सचिवालय से लेकर के हवाई अड्डे और तमाम जगहों पर उन्होंने अपनी संपत्ति दान करके राजधानी का जो वर्तमान स्वरूप है उसे विकसित करने का अवसर दिया। बिहार को बंगाल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक संगठित आंदोलन चलाया। देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर वो गुलाम भारत में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और निसंदेह भारत के संविधान की रचना में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है उसे इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी दोनों ही विभूतियों का संविधान के पहले पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ पर हस्ताक्षर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन इस संविधान के जरिए इस देश पर जो लोग जनादेश लेकर आ रहे हैं उनके लिए आपकी हैसियत क्या है, आपकी वक़्त क्या है, आपकी औकात क्या है, ये चूभने वाले शब्द हैं लेकिन इसे जरूर हमें समझना होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों के पहले अध्यक्ष और सभापति विंदेश्वरी प्रसाद और सर राजीव रंजन प्रसाद हुए। देश को दूसरा प्रधानमंत्री हम लोगों ने दिया, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में हम लोगों ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को समर्पित किया जिस पर आज हर कायस, हर हिंदुस्तानी को अभिमान है। और दुनिया को दो व्यक्तित्वों ने, भारत के महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और ये दो अलग अलग हिंदुस्तान की पराधीनता से जो स्वाधीनता का जो संग्राम है, कहीं ना कहीं उसमें जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की यादगार भूमिका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में रही, उससे ज़्यादा दमदार तरीके से एक बार वर्षों के बाद वो 1974 में आए, जहाँ से व्यवस्था परिवर्तन की उन्होंने बुनियाद रखी और सत्ता बदल दी आप लोगों ने। और अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, ये ऐसे अनेक नाम हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में इतना कुछ बदला, लेकिन आज भी त्रिपुरा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आपके भगवान चित्रगुप्त के वंशज आज वहां मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में निसंदेह हालत बहुत ही दयनीय है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी को भी अपने दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किस तरह से जूझना पड़ा और उन्होंने अपनी जाति का जो परिचय दिया वो आप सबों को याद होगा। किस तरह से उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान को पहचान दिलाने में हमारे समाज की विभूतियों का क्या योगदान है और हम केवल सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इंडिया है उसमें कश्मीर के ललितादित्य साम्राज्य से लेकर के अनेक ऐसे साम्राज्यों की चर्चा हुई है। बंगाल में पाल वंश का की चर्चा है और दक्षिण में भी कैस वंश के अनेक शासक आए। और उसके बाद जो स्वाधीनता संग्राम की दोनों ही धाराओं में, चाहे वो
क्रांतिकारियों का इतिहास लिखा जाए या महात्मा गांधी के आंदोलन में हिंसात्मक आंदोलन से जुड़े बड़े राजनेताओं का आप जिक्र करें, दोनों ही ने कहीं जो वर्तमान का जो धुंधलापन है उससे निपटने के लिए आपको खुद को इस गर्व की अनुभूति से आपको जरूर जोड़ना होगा कि जो आपके बारे में बताया जाता है दरअसल आप वो नहीं है, आप श्रेष्ठतम हैं। और इसीलिए शायद आपको इस प्रतिस्पर्धा में कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप आए तो राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता का समावेश होगा, जो आज की राजनीति को स्वीकार नहीं है। लगभग 25 वर्षों से काय संगठनों के लिए मैं काम करता रहा हूं और मुझे ऐसा लगा कि बड़ी संख्या में अनेक काय संगठन हैं और काय संगठनों का बड़ी संख्या में होना भी आवश्यक है, इसलिए कि अगर अलग अलग इलाकों में पूजा समितियां नहीं हो, कई इलाकों में जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन संगठनों के जरिए सांगठनिक कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने जिसके साथ सब लोग जुड़े, जो आपकी आवाज़ बन करके आए, आपके प्रतिनिधि संगठन के तौर पर उसकी पहचान हो, आपकी दस्तक लोग महसूस करें, आप वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता में आए। इसलिए कि इस देश के कई राज्यों में जो शहरी निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आप चुनाव जीत सकते हैं, आप चुनाव जिता सकते हैं और मन बना लें तो किसी को भी हरा सकते हैं। इस क्षमता को समझिए। मैं केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की चर्चा भी करूंगा। बिहार में करीब 40 ऐसी सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां आपकी भूमिका निर्णायक है। आप अगर फैसला जिसके पक्ष में करेंगे उसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन इसके एवज में आपको ये जरूर करना होगा किसी एक राजनीतिक दल की गुलामी से मुक्त होइए। विचारधारा के नाम पर जो एक बंधुआगिरी का जो ठप्पा पर लगा है, इससे मुक्त होने की जरूरत है। जो हमारे लिए है हम उसके साथ हैं और हमारे समाज का उम्मीदवार अगर कहीं भी है तो भूलना नहीं है, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ना है, दुविधा में नहीं पड़ना है। अगर वो हार भी रहा हो तो जनगणना मान करके उसके लिए वोट कीजिए। और आपके सामने अभी एक अवसर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश निसंदेह एक बड़ा प्रदेश है और आप एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में कोई जातिवाद की बात नहीं सोचता था, लेकिन इस बार अमित शाह जी ने वहां बाजाबता एक जातीय समूह को आकर्षित करने के लिए सभाएं की। देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए कि उस जातीय समूह के जो धार्मिक गुरु हैं उनके स्थल पर वो वहाँ पुष्पांजलि करेंगे, जिससे संदेश उस समाज को जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी भावनाओं से जोड़ने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के आपको किसी द्वंद्व में आना है। जो जाति लोकतंत्र में अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगी वो निसंदेह कायस्तों की स्थिति में आ जाएगी। और ये आपको समझना होगा कि कभी आप बिहार में 65-70 एमएलए जिताते थे, आज कृपा पर हैं आप, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, राजनीतिक दलों की बैसाखी हट जाए तो शायद वो शून्य पर पहुंच जाए। लेकिन दरअसल सच क्या है, बिहार में आप कम से कम अपने 15 से 20 जिता सकते हैं। ऐसे 15-20 लोगों को आप जिताने में मदद कर सकते हैं जिनको आपके ऊपर निर्भर रहना होगा, जो आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ेंगे कि अगली बार आप वोट नहीं करेंगे तो वो हार जाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा अपने बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। इसका नाम आप स्वार्थी होना कह सकते हैं, इसका जो भी इसके लिए जो भी शब्दावली लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसका प्रतिकार कीजिए, इसलिए कि हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। अगर हम जातिवाद करते तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई थी, उस लड़ाई में कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय कायस महासभा उस दौर में ऑल इंडिया कायस कॉन्फ्रेंस के नाम से स्थापित हुई। मुंशी काली प्रसाद ने उसको स्थापित किया और
उसी दौर में आने हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। कभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोई कह सकता है कि जातिवादी थे? कभी नहीं कोई कहेंगे। इसीलिए आज भी आप जातिवादी नहीं है, आप तो वसुधैव कुटुंबकम की जाति हैं, लेकिन खुद को बचाएंगे तब दुनिया की मदद कर पाएंगे। इसलिए आप जब बचेंगे तो देश का भला होगा, दुनिया का भला होगा। तो ये इसको इस दृष्टि से हम लोगों को देखना होगा। अब मैंने कुछ चीज़ें जो आप लोगों की बातचीत के आधार पर जो चीज़ें सोची, उसके इस भी निरंतर लगातार हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस संगठन की बुनियाद 1 फरवरी को डाली गई और आज 7 मार्च है। मुश्किल से इन 35 दिनों में दुनिया के अनेक मुल्कों में आप पहुंच गए और इस देश में ज़्यादातर राज्यों में आपकी इकाइयाँ बन गई हैं। अब सवाल ये है कि संगठन बनाना और संगठन को जीवंत बनाए रखना, जनता से जुड़े सवालों के साथ उसको जोड़ना, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब जनता आपके साथ होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, तभी आप सिस्टम से भी अपनी बात मनवाने की स्थिति में होंगे। संगठन अनेक हो सकते हैं, लेकिन जिसको जनता का आशीर्वाद होगा लोग उसी की सुनेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अभी बहुत सारे विंग्स जो हम लोगों ने बनाए वो केवल खानापुरी नहीं है। कायस्थों के जो नौजवान हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम लोगों ने टीचर सेल बनाया है। और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ सिक्किम के श्री दीपक वर्मा हम लोगों के बीच में हैं, इनको ये उस सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये आधुनिक तकनीक के साथ उस क्षेत्र में अपना जो अनुभव है और अपना जो ज्ञान है, देश और पूरी दुनिया के जो नौजवान हमारे समाज के हैं और समाज के दूसरे जो अन्य कमज़ोर तबकों के लोग हैं उन तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह से हम लोगों के बीच सियाराम के वाइस प्रेसिडेंट हैं पुष्कर श्रीवास्तव जी, उन्होंने ट्रेनिंग सेल के जरिए लोगों की मदद करने का काम शुरू किया है। और लोगों ने चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया है। ये पूरी तरह से जो हमारे छोटे बड़े प्रतिष्ठान जिन लोगों ने व्यवसाय के तौर पर परंपरागत नौकरियों के बदले जो रास्ता तय किया, उनको संगठित करना, उनकी बातों को तंत्र तक पहुंचाना, और इसके लिए CCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के अध्यक्ष जो विजय चंद्र दास हैं, चूंकि इनका कॉरपोरेट वर्ल्ड का अपना रिश्ता भी है, तो इस बार जो लोग भी आ रहे हैं आपके सामने, माया जी हैं, परंपरागत तौर पर जो जिस तरह से लोग आते थे, अब वो नृत्य के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला हैं। और ये लगातार अपने तरीके से कैसे हमारे कलाकारों को, हमारे जो समाज के जो उस क्षेत्र में संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको कैसे योजनाओं का लाभ मिल सके, सिस्टम का फ़ायदा कैसे वो उठा सके, इसके सिलसिले में एक ब्लूप्रिंट पर वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है उसका लाभ आपको आगे मिलता हुआ दिखेगा। इसी तरह से कई सेल्स बने हैं। अभी वो आनंद जी वाला सेल क्या है, डिजिटल मीडिया, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अभी 26 तारीख को पटना में महादेवी वर्मा जी की स्मृति में हम लोग एक अवार्ड नाइट कर रहे हैं। तो समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, विभूतियों को। और अंडर 25 एक अचीवर जो भी होगा जिसको अवार्ड मिलेगा, उसको बेल्जियम के एक लीडिंग एनजीओ ने अपने मैगजीन में छापने की बात कही है। उपासना साय हमारी बेल्जियम चैप्टर की प्रेसिडेंट हैं, उनकी एनजीओ में वो जो मैगजीन है उसमें वो जो भी जिसको भी ये पुरस्कार मिलेगा वो उनकी रचनाएं उसमें छपेंगी। तो एक ब्रांडिंग को लेकर के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी जो वक्ताओं के जो भी विचार आएंगे, जो सुझाव आएंगे, उसमें वक्त जरूर मैंने कम दिया है, आप लोगों का कुछ वक्त मैंने ले लिया है, लेकिन उसमें गागर में सागर सबको रखना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बातें कह सकें। आपके विचारों को हम लोग मतलब ऐसे भी रिकॉर्ड भी हो रहा है, साथ साथ उसके मिनट्स बुक में भी वो सारी चीज़ें जा रही हैं, जिससे कि उन विचारों के आधार पर अगला रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे। अब देखिए, दो चीज़ें अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अब जिस तरीके का स्वरूप बन रहा है, इसमें चाहे आप
किसी दल में हो, आप कहीं काम कर रहे हो, बेहिचक एक दूसरे की मदद के लिए थोड़े उदार बनिए। राजनीतिक कार्यकर्ता स्थापित नेताओं से मदद की उम्मीद करते हैं और निसंदेह उन्हें मदद मांगने का अधिकार है, इसलिए कि यही इस तंत्र की सच्चाई है। व्यावसायिक जगत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कम से कम हमारे यहाँ जो मिडिल लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो या हायर पोजीशन पर जो लोग हैं, उनकी ओर से तो ये संकेत मिल रहा है कि वो अपनी ओर से पूरी ताकत के साथ जो भी न्यू इंट्रेंट्स आएंगे उनको वो अपनी मदद देंगे। अब वो चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो तकनीक के क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, ये भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक काम से आप नहीं समझ पाते कितने लोगों को आप जीत पाते हैं। वो चीज़ें माउथ कन्वेंसिंग के जरिए लोगों तक पहुँचती हैं। इसीलिए भाषण के साथ इस बार हम लोगों को ईमानदारी के साथ जो कुछ हम लोग तय करते हैं उसको ज़मीन पर उतारने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। और मेरे इतने वर्षों का अनुभव है, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, कुछ लोग हो सकता है उसको याद नहीं रखें, ज़्यादातर लोग याद रखते हैं और लोग आपके साथ आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का एक बार फिर आह्वान करूंगा, भरोसा कीजिए, इस नए हिंदुस्तान में आपकी जगह काफ़ी बड़ी होगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? उन्होंने खून मांगा था और बदले में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, ब्रिटानिया हुकूमत को उन्होंने जिस तरह से हैसियत में लाने का काम किया, जिससे हिंदुस्तान की आज़ादी जो 20 वर्ष बाद हो सकती थी, 20 वर्ष पहले हिंदुस्तान को मिली। इसलिए कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान था। और कुछ शब्द बेहद प्रेरक होते हैं, कुछ वाक्य बेहद प्रेरक होते हैं, लेकिन उनको ज़मीन पर उतारना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा, आप भरोसा कीजिए इस ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस पर। 21वीं सदी का हिंदुस्तान आपका हो, आप एक बार अपने पुरातन गौरव को फिर से पुनर्स्थापित कर पाइए। इसी संकल्प के साथ आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। और दिसंबर में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। इस बीच का जो हमारा रोड मैप है, जो अभी मुंबई से हमारे सुरभि जिमखाना के उसके स्वामी भी हैं और हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी मुंबई में हैं, साथ साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत आप लोग कीजिए। वो अपने तारीख की घोषणा करेंगे। अगली राष्ट्रीय कार्य समिति अशोक सिन्हा जी मेज़बान होंगे वहाँ और शिशिर सिन्हा जी मेज़बान होंगे। उसकी तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। तो हम लोग लगातार नेशनल वर्किंग कमेटी क्वार्टरली करेंगे, हर स्टेट में मंथली वर्किंग कमेटी की मीटिंग करेंगे और लगातार हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि दिसंबर तो दिल्ली, लेकिन ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत दूर नहीं है। जब आपका कार्यक्रम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी बड़े शहर में हो, जब आप यूके में आप एड्रेस कर रहे हो, ऐसी स्थितियां भी ईश्वर की कृपा, भगवान चित्रगुप्त की कृपा होगी तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।